तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल नाइट तो क्या कहेंगे, इवनिंग 9:30 9:30 बजे, खैर कई पहाड़ों में तो बच्चों के लिए नाइट ही हो जाती हो। उस टाइम पे मैंने आपको एक वीडियो दी थी और मैंने ये कहा था कि सूत्रों के हवाले से खबर है और वो सूत्र सही थे। यानी वो जो खबर थी मुझे लगभग 4-5 बजे के आसपास पता चल चुकी थी, बट जब तक लगभग कन्फर्मेशन नहीं होती है तब तक इन चीज़ों को आउट करना सही भी नहीं रहता। ठीक है, गलत सूचना प्रसारित करना सही नहीं रहता। इसलिए जहाँ से मुझे लग गया था कि हाँ लगभग कन्फर्म है, तो वो आके का वीडियो बनाने में वो एक तो मैंने टेलीग्राम पे मैसेज प्रसारित कर दिया था आप लोगों के लिए कि ये डेट हो सकती है, नीचे लिखा भी था मैंने कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा। फिर वीडियो बनाने तक आपको लगभग 9 9:30 बजे तक वो वीडियो मिली होगी, आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हम लोग देखो, सबसे बड़ी बात, जैसे आप दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्रैश कोर्स से क्यों नहीं आ रहा। क्रैश कोर्स से बहुत लंबा नहीं बचा, 21 क्लासेस बची हैं। इस दौरान जब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, कई सवालों के जवाब जो आपको चाहिए और जानने भी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई का क्या है बच्चों, पढ़ तो लोगे ही ना, इतने समय से पढ़ते आए हो, क्या अनोखा थोड़ा ना पढ़ लोगे आज की क्लास के बाद। जब अपनी इन मतलब चीज़ों को सुनोगे, जब ये सारे सवालों के जवाब आपके पास होंगे, तब जाके आप लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये पता चल पाएगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, किस स्ट्रैटेजी के साथ आपको बढ़ना है। ठीक है, देखिए जो एग्ज़ाम की डेट आई है, आप ये जान चुके हैं कि 18 दिसंबर को आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, यानी जिसका फिजिकल हो चुका है। दूसरा 8 जनवरी 2023 को आपका पटवारी और लेखपाल का एग्ज़ाम होना है। तीसरा 22 जनवरी को आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, 22 जनवरी 2023 को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना है। और चौथा जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा सिलेबस से हटके 12 फरवरी को सहायक लेखाकार 2023 को। ठीक है, यानी सहायक लेखाकार का एग्ज़ाम होने वाला है, लेखाकार कह दो। ठीक, यानी कहीं ना कहीं जो आपके एग्ज़ाम की तिथियां हैं ये आयोग के द्वारा लगभग इसको फाइनल कर दिया गया है। अब ऑफिशियली वेबसाइट पर अलग से आएगा। ठीक है, अभी आयोग की बैठक पे प्रेस नोट जारी हुआ, सूचना विभाग को सूचना दी गई कि ये है, उसके बाद जो अब होगा वो आयोग की वेबसाइट पे आएगा। जब ये एग्जाम डेट आ गई है, सबसे पहले ध्यान देना जो पुलिस कांस्टेबल वाले हैं, इसमें अब सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन किस चीज के लिए निकलेगा, आपके एग्जाम के लिए। इसमें कोई फिजिकल नहीं होने वाला है, आपके एग्जाम, क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये 50% ऑलरेडी हो चुकी है। यानी इसका फिजिकल जब ऑलरेडी हो चुका है तो यूकेपीएससी क्या करेगा, इस एग्जाम के लिए अक्टूबर में क्या निकालेगा, विज्ञापन सब अक्टूबर में निकलने हैं। ठीक है, विज्ञापन निकलेगा। अब आप कहोगे सर कैसे होगा, क्या होगा, कैसे छटनी होगी। देखिए मैं बताता हूं, आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी है। ठीक है, किसके पास, आपके आयोग के पास, यूके ट्रिपल एस सी के पास था, वो चला गया होगा यूकेपीएससी को, या नहीं भी गया होगा तो जो पुलिस हेडक्वार्टर है, आपके हेडक्वार्टर तो क्या कहते हैं, जिलों के हैं या हेडक्वार्टर, जहां भी आपका डेटा है वो तो चला जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे सेलेक्ट करेंगे इन लोगों को, क्या होगा। जब आपसे फॉर्म भरने को पूछेगा तो कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आप फिजिकल में अफेयर हुए हैं या नहीं, यस नो जो भी होगा ऑप्शन, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में बनाया होगा। तो जब आप उसको यस करेंगे और यस करने के बाद जब आपकी फॉर्म को चेक किया जाएगा, 2-2.5 महीने क्या करना है बताओ, अक्टूबर से दिसंबर में पेपर है तो 2 महीने 1.5 महीना यही तो काम होना है। वो चेक किया जाएगा, क्रॉस चेक होगा, उसको टैली किया जाएगा कि यार इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है नहीं। आपके नाम के साथ साथ आपके फिजिकल के डेटा को सारा चेक किया जाएगा, आप क्वालिफाई हैं नहीं है, अपेयर किया था नहीं किया था। इस आधार पर 1.5 से 2 महीने आपकी चेकिंग होगी। और जो बच्चा ऐसा है जिसने फिजिकल ही नहीं दिया, फिजिकल में फेल हो गया, फिर भी वो भर रहा, तो उसका फॉर्म निरस्त कर देगा आयोग। वो नोटिफिकेशन आता है ना, इसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ करके, वो रिजेक्ट लिस्ट वहां से निकल के आएगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर मत रखना, सिंपल सी बात है, फिजिकल वगैरह कुछ होना नहीं है। 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, यूकेपीएससी सिर्फ और सिर्फ पेपर के लिए निकालेगा, क्योंकि 50% भर्ती यहां पे हो चुकी है, यानी 50% एग्जाम प्रोसेस हो चुके हैं। तो एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन निकालेगा। नोटिफिकेशन का जब सॉफ्टवेयर होगा उसमें कोई ना कोई ऑप्शन रखेगा, वो फिजिकल में अपियर किया, पास हुए नहीं हुए, कुछ ना कुछ पूछेगा वो। ठीक है, जब वो पूछेगा या कोई नंबर आपको मिला था यूके ट्रिपल एस सी की ओर से, ऐसा कुछ है, जैसा भी रहेगा उसके बाद वो क्रॉस चेक करेगा। जैसे आप सब फॉर्म भरने की तिथि बंद होगी तो वो क्रॉस चेक करेगा। क्रॉस चेक करने के बाद जब आपकी टैली होगी, सारी चीजें देखी जाएंगी, जो भी विद्यार्थी गलत इंफॉर्मेशन देगा उसका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे, कई बच्चे ये क्वेश्चन कहेंगे कि सर हमने जब फॉर्म भरा था
उस समय हमारा EWS वैलिड था, अभी नहीं है, ये है वो है, किस स्थिति, ये तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये सब पुराना चलेगा। इस वाले में सारा का सारा ओल्ड लेगा, वो जितना मेरी समझ है सारा का सारा ओल्ड लेगा, क्योंकि इसमें नए बच्चों को मौका ही नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा पुलिस कांस्टेबल में नए बच्चों को मौका, जब भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है और इतनी जल्दी अगर आपका फिजिकल होना है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस वाले एग्जाम में नए बच्चों को मौका मिलने वाला है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर अक्टूबर में विज्ञापन खुल के नवंबर दिसंबर और दिसंबर मिड यानी 18 दिसंबर को, यानी आपके पास कितना है, 2 महीने, 2 महीने में फॉर्म भी भरवाना है, क्रॉस चेक भी होना है, उसके बाद आपका जो मतलब फिजिकल के मार्क्स हैं वो, अगर इस प्रकार की कोई क्रिया होती है जहां ये कहते हैं कि दूसरे बच्चों को भी, मतलब ऐसे बच्चों को भी भरा जाए जिसने फॉर्म नहीं भरा था उस समय, जो एज था नहीं था, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो वो सिर्फ एक ही शर्त पे हो पाएगी कि आपका एग्जाम में तो बैठने दिया जाएगा, उसके बाद फिजिकल दोबारा होगा, ऐसा होगा अगर इस टाइप की कोई कंडीशन रखते हैं, बट लग नहीं रहा मुझे ऐसा होगा करके। ठीक है, तो मान के चलिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया आधी हो चुकी है, तो अब इसमें सिर्फ एग्जाम होगा और वही बच्चे इसमें भर पाएंगे जिसने क्या किया था, पहले फिजिकल दिया था या पहले जो अपेयर हुआ था और पास किया था उसने। ठीक है, देखें सेकंड चीज आती है आपकी पटवारी लेखपाल एग्जाम। बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन ये था कि सर पटवारी लेखपाल का जो फॉर्म भरा था इसमें क्या नए भरेंगे? जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितने मेरी समझ है, मुझे लगता है कि इसमें नए बच्चों को मौका मिलेगा, क्योंकि अगर फॉर्म अगर ओपन कर दिया, आज की तिथि पे ओपन हो रहा, तो आज की तिथि का मतलब ये मान के चलिए तो आज के कंडीशन तो लेंगे ही लेंगे, आज के बच्चे आ ही जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और बच्चे कौन आएंगे बताओ? जो उसमें ओवर एज नहीं, मतलब अंडर एज होगा वही तो आएगा ना। यानी अगर 21 साल मांगी थे, जो उसमें 20 के थे, 19 के थे, वही तो आएंगे बच्चे, तो वो बच्चे आएंगे। अब आप मान के चलिए पहली बार एग्जाम में आ रहे हैं, वो 1.5, 2, 2.5 महीने कंपटीशन का मत सोचना कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये है, मौका तो मिलेगा ही। ठीक है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ मौका मिलेगा। तो 8 जनवरी को अगर इसकी तिथि रखी है तो इसमें ये याद रखना, अब मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, क्या हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं इसका, क्योंकि जनवरी में एग्जाम है और विज्ञापन अक्टूबर में निकलेगा। तो जितना मैं समझ पा रहा, 1 जुलाई 2022 को आपकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं व 42 वर्ष से अधिक नहीं, ऐसी कुछ कंडीशन रखेगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली एक चीज है, यहां पर अच्छा पटवारी के लिए तो कुछ और एज होती है ना, पटवारी के लिए अलग होती है। पटवारी के लिए कितनी होती है? 28 होती है ना, 28 ईयर। और जो लेखपाल वाली होती है कुछ, वो कितनी होती है? 32 साल 35 साल जो भी होती है आपकी। ठीक है, जो एज का क्राइटेरिया, अब मैं कंफर्म नहीं हूं, आपको पता होगा, आप लोग देते हैं एग्जाम इस चीज को, आपको पता होगा जो भी एज का क्राइटेरिया है वो कुछ ऐसा कहेगा, 1 जुलाई 2022 को आपकी उम्र 1 वर्ष से 21 वर्ष से कम नहीं व 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वाली एज में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्यों? ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है, अगर वो अभी पटवारी से ओवर एज हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो फॉर्म भरेंगे, उनको 1 या 2 साल की छूट दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं इस उम्र में आपका छूट दी जाएगी। देखना आप यहां पर जो 2022 वाला कह रहा, वो कहीं ना कहीं उम्र में रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी जितना समय विज्ञापन आए हुए हुआ है, पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें जो बच्चे अगर आज की तिथि के हिसाब से ओवर एज हो रहे हैं, तो जो गैप हो रहा, जितना हो रहा, यानी 1.5 साल का, 2 साल का या 1 साल का, जो भी है, आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और एज में आपको छूट मिलने के बाद उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, और नए बच्चों के लिए वो कह देगा कि आज की कंडीशन के हिसाब से आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से वो बनाएगा। ठीक है, तीसरा आता है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड में भी कोई भी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई, यहां पर भी सेम कंडीशन होगी, जो एज का क्राइटेरिया है वो रखेगा। और जो बच्चे ओवर एज हो जाएंगे पुरानी एज के हिसाब से, उन लोगों को क्या करेगा, कहीं ना कहीं एक प्रकार से मौका देगा कि हाँ आप लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी एज का रिलैक्सेशन दे देगा उन लोगों को जो ओवर एज हो रहे हैं पुरानी तिथि के अकॉर्डिंग। यानी पहले भरा था, आज ओवर एज हो जा रहे फॉरेस्ट गार्ड से, ऐसा नहीं होगा, उनको मौका दिया जाएगा। वो व्यवस्था बना देगा कि इतने इतने टाइम तक के लिए आपको छूट दी जाती है, बाकी नए बच्चों को भी अपेयर करने का मौका मिलेगा सारे के सारे एग्जाम में। ठीक है, अब आता है दूसरी चीज, एज का तो मैंने समझा दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का, यानी डॉक्यूमेंट सर जैसे कई लोग कहते हैं EWS है, पहले तो बता रहा हूँ स्थायी निवास का कोई वो नहीं है चक्कर। ठीक है, स्थायी निवास मतलब ओवर डेट नहीं होता, वो परमानेंट रहता है। और कई लोग ये कह रहे हैं सर आजकल तो डिजिटल तरीके से बन रहा है, कंप्यूटराइज बनता है, पहले हमारे टाइम पे ऐसे कागज वाला था, ये चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्थायी निवास एक ही बार बनता है, मेरा भी वही है, जो आप लोग जो पुराने बच्चे हैं कागज वाला कह रहे हैं, जो आज का नई तरीके से बन रहा है वो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, उससे कोई
दिक्कत नहीं आती है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट कोशिश करना जब तक अभी टाइम है विज्ञापन के, इसको अपडेट करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि जो न्यू छात्र भरेंगे उनको तो अपडेटेड ही मांगेगा, ये तो मान के चलिए उन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स जो होंगे नए छात्रों के लिए वो अपडेट वाले होंगे, जो आपके ओवर डेट ना। और याद रखना पहले क्या होता था, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यानी जब नोटिफिकेशन निकल रहा उस दिन आपके डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए। आज ऐसा नहीं है। आज के समय में क्या होता है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक वैलिड माना जाता है। यानी आप अगर सपोज आज फॉर्म निकला, आपका कोई डॉक्यूमेंट जो था ओवर डेट हो गया, आपने उसको जाके रिन्यू करवा लिया फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक, तो वो वैलिड होगा, ठीक है। कोशिश करना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अपडेट रहें, यानी इन डॉक्यूमेंट्स को आपको बड़े सतर्कता से, सावधानी से अपडेट रखना है। और ऐसे छात्र जिसने पहले फॉर्म भरा है, शायद यूकेपीएससी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए, हो सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में काम होगा तो आप जैसे कह रहे थे ना, उसका डेटा वहां उठा के क्यों नहीं ले आ रहा, इतना आसान नहीं होता बच्चों। इतना आसान होता तो ले आता, क्योंकि जब सिस्टम में जो यूकेपीएससी अपने सिस्टम से काम करता है तो वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, अपने सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करेगा, उसको पता है कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो ये चीज जो ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना। और जिसने पहले फॉर्म भरा था, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करने चाहिए, उसको भी करने चाहिए, क्योंकि अपना रिस्क क्यों लेना है बताइए। अगर हो सकता है उसने ऐसी व्यवस्था बनाई कि पुराने डॉक्यूमेंट यहाँ तक वैलिड होंगे लेकिन नए छात्रों के यहाँ से होंगे, तब तो काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते ऐसा नहीं कहा किसी केस में, बाई चांस ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आप लोग क्यों रिस्क ले रहे हो। तो डॉक्यूमेंट अपने अपडेट रखना। और मुझे लगता है कि आजकल अवेयरनेस इतनी है, हर सिस्टम ऑनलाइन होता जा रहा है, तो आप कर सकते हैं काम, ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का क्या होगा सर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर। देखो पहले मैं बता रहा हूँ, ग्रुप सी वाले जो कंडीशन है वहाँ पे एक जियो हुआ था एक बार कि ग्रुप सी के लिए एम्प्लॉयमेंट की बाध्यता नहीं है। दूसरा, आपने 10th या 12th या उत्तराखंड से किया होना चाहिए, अगर बाहर से किया तो आपका डोमिसाइल यहाँ से होना चाहिए। ये भी कंडीशन आई थी कि एक बार 10th 12th उत्तराखंड से हो, डोमिसाइल बाहर से, डोमिसाइल अगर दूसरी जगह का है तब भी चल जाएगा, या डोमिसाइल आपका उत्तराखंड का है, 10th 12th बाहर से किया है, कुछ इस टाइप से कंडीशन थी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर रजिस्ट्रेशन आपका अगर आजकल ऑनलाइन होता है हर जगह, ठीक है, आप ये ऑनलाइन अपना करवा सकते हैं। इसको अपडेट रखना, वैसे इतना कंपलसरी नहीं है, बट यूकेपीएससी मांगेगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का, तो उसको क्यों मतलब रिस्क ले रहे हो, तो अपडेट कर लो ना। खाली मतलब एक दूसरे से पूछोगे सर क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे अच्छा अपने काम पूरे रखो, 100% सही काम होने चाहिए आपके। हाँ, हमारे डॉक्यूमेंट सारे अपडेट, तो मैं आपसे यही कहूंगा, जितनी भी मैंने बात बताई इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके सारे के सारे अपडेट रखना, ठीक है। अभी बहुत टाइम, अभी तो सितंबर चल रहा, अक्टूबर में विज्ञापन निकलेगा, 20-25 दिन में आप सारे काम कर सकते हो। और ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाला भी आप लोग ऑनलाइन करके इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात थी। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट, अब जिस दिन फॉर्म भरना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फॉर्म गलत मत भरना, फॉर्म निरस्त हो जाएगा। यूकेपीएससी सुधार का मौका नहीं देता। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं है, यूकेपीएससी फॉर्म करेक्शन का मौका नहीं देता। फिर सुन लेना, यूकेपीएससी फॉर्म करेक्ट करने का मौका नहीं देता। जो भर दिया, गलत भरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सही भरा तो फॉर्म आपका सही रहेगा। इतना ध्यान से देना, किससे भरवा रहे हो, क्या भरवा रहे हो। मैंने, कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने अपने दोस्त से भरवाया सर, वो दोस्त ने ये कर दिया सर, दोस्त ने वो कर दिया। दोस्त दास्त नहीं रहता यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल, आप खुद जिम्मेदार होंगे। अगर आप फॉर्म भरना नहीं जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं, किसी से भरवा रहे हैं, फॉर्म गलत भरवा रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। मतलब मैं तो साफ साफ कहता हूँ, मुझे ऐसे बच्चे बहुत बेकार लगते हैं जो फॉर्म भी गलत भरे आते हैं, ठीक है। कम से कम यार अपने लिए सीरियस हो जाइए, अवेयरनेस होनी चाहिए। ये एक लाइफ का सवाल है, करियर का सवाल है। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बाई चांस अगर फॉर्म ही गलत भर दिया तो आपको फॉर्म एग्जाम में बैठने का ही मौका नहीं मिलेगा। बताइए ये क्या चीज़, ये सही है, अच्छी बात है? खुद सोचिए। कल के दिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई छात्र मुझसे ये कहे कि मैंने फॉर्म में सर इसकी जगह ये कर दिया, अब मेरा क्या होगा। ध्यान से सुनना, सर्टिफिकेट नंबर, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एम्प्लॉयमेंट जो भी है आपका, आप 10th 12th जो भी भर रहे हैं, हर चीज़ सोच समझ के भरना। और यूकेपीएससी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता आपका सॉफ्टवेयर, नॉर्मल से बनाएगा, क्रॉस चेक करने को 2-3 बार देगा, हर चीज को 2-3 बार मिला लेना। आपके घर में जो आपका साथी भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन जो भी है, उसको भी एक बार क्रॉस चेक करवा लेना, तब जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म करना है, ठीक है। मेरी ये रिक्वेस्ट है बच्चों, बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉर्म भरते समय फॉर्म भरने में गलती मत करना, ठीक है। ये तो थी एक जनरल बातें, जो एग्जाम जो कैलेंडर जारी हुआ है। इसके बाद आता है दरोगा, और उसका बच्चे कह रहे थे कि सर दरोगा, अब इसके बाद दरोगा का नंबर आएगा, ठीक है। जैसे ही आपके ये एग्जाम फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद वो दरोगा पे काम करेगा।
पड़ेगा, क्योंकि दरोगा की जो भर्ती है वो कहीं ना कहीं इसकी मिड में भी आ सकती है। फिलहाल 4 एग्जामों को उसने निकालना है और इसमें बहुत बड़ी भीड़ है। भीड़ का मतलब छात्र संख्या अधिक है। कांस्टेबल में बहुत मास है, पटवारी लेखपाल में वही मास है जो दरोगा में भी होगा, तो सहायक लेखाकार में भले ही कम छात्र होंगे, वन आरक्षी में बड़ा मास है। तो ये बड़े मास वाले एग्जाम जो है उसको अगर निकाल के बच्चों को अगर इस प्रकार से टच करने के लिए दिया है कि आप लोग तैयार रहें, तो एक अच्छी पहल है। ठीक है, दूसरा, यूकेपीएससी एग्जाम टाइम से कराएगा, मैंने आपसे पहले कह दिया था। ठीक है, आपके एग्जाम अप्रैल मई तक सारे एग्जाम फिनिश होने हैं जितने पेंडिंग पड़े हैं, और फरवरी तक का तो आ ही गया शेड्यूल। 4 बड़े एग्जाम निकाल दिए, इसके बाद दरोगा बचता है और कुछ साइंस वगैरह वाले एग्जाम बचते हैं, वो भी निकाल देगा। ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ी डील नहीं है, एक बार उसको ट्रैक पे आने दीजिए। अब डिपेंड करता है कि आप लोग क्या इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार है या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, स्ट्रैटेजी क्या हो हम लोग की, प्लानिंग क्या हो। कल तो मैंने ऐसे ही जल्दबाजी में आनंद फानंद में आपको बताया कि क्या डेट है क्या है। मैं आपसे ये कहता हूं, मैं फिर से यही कहूंगा, एक्सपेरिमेंट कतई मत करना, बिल्कुल भी ट्राई मत करना कि हम कुछ न्यू करें। आप सिंपली सोचिए, परीक्षावाणी और विंसर ईयरबुक आपको उत्तराखंड के लिए अच्छे से तैयार करके जानी है। विंसर ईयरबुक कैसे तैयार होगी उसके लिए मैं हूं ना जिम्मेदार। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपका 18 दिसंबर एग्जाम होगा, उससे पहले कम से कम 20 दिन पहले आपकी सारी चीजें फिनिश रहेंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर ये करोगे, इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो, ये भी पढ़ो इस किताब को भी, ऐसा नहीं करता यूकेपीएससी। यूकेपीएससी की एक चीज है, पॉइंट टू पॉइंट आपके क्वेश्चन पूछेगा, सही है तो है, गलत है तो गलत। ऐसे विवादित क्वेश्चन अगर कुछ आएंगे तो आप लोग वो जो फॉर्म मतलब आंसर की के बाद वो दे देता है, ऐसा नहीं चलता उसका नॉर्मलाइजेशन वगैरह। एग्जाम भी एक ही शिफ्ट में होगा, बहुत अच्छी चीज है। एग्जाम भी आपके एक शिफ्ट में होंगे, आप जो करके आओगे वही आपको परिणाम मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या इतना समय हमारे लिए काफी है। देखो, पटवारी लेखपाल और वन फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो काफी समय है। मेरी नजरों में 3 महीना 3.5-4 महीना बहुत होता है। सितंबर चल रहा, अक्टूबर पूरा है, नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है, जनवरी आधा है। यानी कहीं ना कहीं आप लोग मान के चले कम 3.5 महीने का टाइम, यानी 120-110 दिन का टाइम आपके पास है किसके लिए, पटवारी एग्जाम के लिए। उसका तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो कांस्टेबल वाला एग्जाम है जो आपका 18 दिसंबर को निर्धारित हुआ है, आप लोग अगर जो अभी पढ़ रहे हैं, जिसने शुरुआत ही नहीं की, ये तो फिर बहुत सोचनीय विषय है। अगर अभी तक शुरुआत नहीं की है तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ क्रैश कोर्स आप पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जिला सीरीज भी पढ़िए, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज भी पढ़िए, उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़िए, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं आपसे यही कहूँगा, आप क्रैश कोर्स पढ़ के जाइए। 90 डेज क्रैश कोर्स में 69 क्लासेज हो चुकी हैं, 21 क्लासेज आने वाली है, और नवंबर से पहले यानी मिड नवंबर तक मेरा काम होगा कि उसको मैं आपको 1 महीने पहले क्रैश कोर्स फिनिश करके छोड़ दूं, क्योंकि उसमें 21 क्लासेस ही बचे हैं, रेगुलर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ मुझे करंट अफेयर पे काम करना है। उत्तराखंड की करंट अफेयर आएगी, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पे काम करना है, विंसर ईयर बुक पे काम करना है। कहीं ना कहीं एक प्रकार से दबाव मुझे भी है। जब मेरे छात्र एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनका एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको 100% तैयार करके एग्जामिनेशन हॉल तक भेजूं। जब वो 100% तैयार रहेंगे, 100% एग्जामिनेशन हॉल तक जाने के लिए तैयार रहेंगे, तब मेरा भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, छात्र कहीं ना कहीं वहां पर बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। तो इस बात का मतलब आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि सर कोर्स कैसे कराएंगे, क्या करेंगे। आप अपने को देखिए, क्या आपने चीज़ें तैयार की हैं, क्या आपने चीज़ें तैयार रखी हैं, और बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना। अगर आप सिलेबस के हिसाब से चलते हैं, डिक्टो सिलेबस पढ़ते हैं, आपका काम बन जाएगा। जिन छात्रों ने मेरे साथ वीडियो बीपीडीओ की तैयारी की थी पहले, उन छात्रों से तो मैं यही कहूँगा कि पटवारी लेखपाल आपका निकलना ही निकलना है, बस आप उसको डाइजेस्ट करके चलिए। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं मैंने लगभग सारी इसमें पढ़ाई हैं। हिस्ट्री मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ करा दी थी आपको, ज्योग्राफी मैंने इंपॉर्टेंट कराई है, इकोनॉमिक्स मैंने इंपॉर्टेंट कराई है, इसके अलावा जो पॉलिटी है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। उत्तराखंड हमने लगभग समस्त पोर्शन छाना हुआ है, कंप्यूटर हमने अच्छा खासा किया था, करंट अफेयर हम करेंगे, हिंदी का पोर्शन हमने लगभग कंप्लीट किया है। तो फिर बताइए क्या पूछेगा आयोग भी। और यूकेपीएससी के साथ मुझे इतना ट्रस्ट है कि कहीं ना कहीं आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिलेबस के ही इर्द गिर्द आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करता इस प्रकार से फालतू क्वेश्चन। यानी उत्तराखंड का जो फालतू का कबाड़ पूछा जाता था वो नहीं पूछेगा यूकेपीएससी, इतना मान के चलिए। गाड़ गधेरे ये फालतू चीजें नहीं पूछता हूं, पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा। और जैसे ही मेरी क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, या क्रैश कोर्स कंप्लीट नहीं भी होती है, तो आधे आधे से अब कुछ दिनों बाद मैं आपको सिर्फ मेन चीज बता दूंगा कि क्या पढ़ के जाना है। मैं खुद नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा नेशनल पार्क को कैसे पढ़ने हैं, वन्य जीव विहार पढ़ के जाना, नदियों में इन चीजों को पढ़ के जाना। एक प्रकार से बच्चों को ये पता रहता है कि कहां से क्वेश्चन पिक करेगा। यानी जब कंटेंट आपके पास सारा है, हर चीज मौजूद है, तो अपना समय जाया मत करना। इस चीज को किसी न किसी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से आपको क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। अब रहती है मेरी बात, मैं क्या करूंगा। ठीक है, इस दौरान आप लोगों के लिए क्या करूंगा वो सुनना है आपको। देखिए,
अब देखिए, जब मैंने सिलेबस को देखा, क्योंकि सिलेबस तो इतना मान के चलिए चेंज नहीं होगा जितना है, क्योंकि अब अक्टूबर में विज्ञापन आ रहा, दिसंबर में पेपर है, सिलेबस पिछले बार से तय हुआ है, क्यों मतलब चेंज करेगा कोई भी एग्जाम वाली बॉडी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि सिलेबस चेंज होने वाला है, वही सिलेबस रहेगा, इतना मान के चलिए, ठीक है। तो सिलेबस में मैंने सॉरी, जब मैंने देखा उस समय एक टॉपिक था जीएस के अंदर मानवाधिकार वाला, यानी ह्यूमन राइट्स का टॉपिक है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और क्षेत्रीय संगठन है। यहां से यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आपको पता है, आपको अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से क्वेश्चन है, मानवाधिकारों से क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण वाला वगैरह वाला टॉपिक देखा होगा आपने, शस्त्रों की होड़ वाला कहीं कहीं नीचे टॉपिक है आपका, पॉलिटी के पोर्शन में देखना, वहां से वो क्वेश्चन पूछता है। करंट अफेयर से क्वेश्चन करता है, उत्तराखंड करंट अफेयर पूछेगा, नेशनल करंट अफेयर पूछेगा। तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं अब जैसे जो टॉपिक चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैंने नहीं कराए थे पहले। अब इसमें क्या होगा, एक आध दिन जैसे हफ्ते में 2 क्रैश कोर्स आती, 1 या 2 या 3, जितनी भी क्रैश कोर्स आ रही, क्योंकि 21 क्लासेस बचे हैं, 21 क्लासेस का मतलब 21 दिन मान के चलिए। हफ्ते में अगर 2 से 3 क्लासेस अगर क्रैश कोर्स आती हैं, ठीक है, तो मान के चलिए अभी जैसे सितंबर चल रहा है, सितंबर 20-21 तारीख हो गई है, तो इस हफ्ते अगर 4 क्लासेज, मतलब इस मंथ अगर 4 क्लासेज आ जाती हैं तो आपकी बचते हैं लगभग 17 क्लासेज। अक्टूबर है, अक्टूबर में मान के चलिए अगर आपकी 10 क्लासेज आ जाती हैं तो बचती हैं 7 क्लासेस। नवंबर में अगर हम 7 क्लासेस कवर कर लें 15 नवंबर 20 नवंबर तक, तो आपका वो काम बन जाएगा। लेकिन क्रैश कोर्स के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक हैं आपके सिलेबस में जो कोई नहीं छूता, वो स्टडी विथ योगेश इस बार छुएगा, ठीक है, क्योंकि यूकेपीएससी एग्जाम करा रहा तो कहीं से, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पोर्शन मैं आपको कराऊंगा। अब मैं एक बार फिर से पुनः सिलेबस की ओर आऊंगा, यानी क्रैश कोर्स तो मैंने लगभग हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिलेबस की ओर आऊंगा। सिलेबस की ओर आने के बाद कुछ ऐसे टॉपिक है, मैंने फिर से कह दिया, मानवाधिकार वाला देखना उसमें, ठीक है। दूसरा, शस्त्रों की होड़ करके कोई टॉपिक होगा नीचे, निशस्त्रीकरण वगैरह, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित टॉपिक है, वहाँ पे इन टॉपिक पे काम करना होगा, क्योंकि यूकेपीएससी ऐसी जगह से क्वेश्चन उठाता है। वो ये नहीं पूछेगा कि यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, ये सब चीज़ें इस टाइप का नहीं पूछता, वो नॉलेज वाली चीज़ें पूछता है, ठीक है। और उसको पता है कि यार जीएस इतना बड़ा पोर्सन है तो इनसे करंट अफेयर पूछता हूँ, तो मान के चलिए 8-10 नंबर कहीं करंट अफेयर ना पूछ दे वो, ठीक है। उसका कुछ भरोसा नहीं है, वो करंट अफेयर को बहुत पसंद करता है और करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से मेरा काम उन टॉपिक को कवर करना जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जो बचे हुए टॉपिक हैं, इसके अलावा करंट अफेयर और इसके अलावा विंसर ईयर बुक। और कई बच्चे कहते हैं सर विंसर ईयर बुक को कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इसका आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो बताओ। अगर आप कहोगे चलो मैं मानता हूं कल ही विंसर ईयर बुक की एक क्लास आ जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लेना, आप पूरी की पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर पढ़ने हैं। आपको जितना पढ़ा है वो बहुत है बच्चों, बस उसको पचा जाओ। किताबों का बहुत ज्यादा बर्डन मत रखना, कुछ नहीं पूछने वाला इतना अगर आप किताबें जोड़ोगे। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, किताबें बिल्कुल मत रखना अपने आसपास फालतू की। एक परीक्षा वाणी आपके पास होनी चाहिए, वो अच्छे से तैयार करना। एक उत्तराखंड इतिहास की कोई किताब होनी चाहिए। अगर उत्तराखंड इतिहास की कोई किताब नहीं है आपके पास, मैंने उत्तराखंड हिस्ट्री का फोल्डर आपको करा रखा है, वो कर जाना। उसके अलावा आपको उत्तराखंड देखने की जरूरत ही नहीं है। करंट अफेयर मैं आपको करा रहा हूं, इसके अलावा जीएस का पोर्शन है, ल्यूसेंट और लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपके पास होनी चाहिए। किसी केस में लूसेंट और लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपके पास नहीं तो घटना चक्र की एमसीक्यू वाली यानी ऑब्जेक्टिव वाली आपके पास होनी चाहिए, वो आपके लिए काफी। और कोई बड़ी बात नहीं, उसमें टॉपिक वाइज दिए हैं, अब आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई नहीं पढ़ा पाएगा उसको, ठीक है। फिर मतलब उस चीज को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, कोई भी पढ़ाए, आप खुद पढ़िए। एक बात बताइए, एमसीक्यू क्वेश्चन खुद नहीं पढ़ सकते क्या आप? मैं ही हूं, मैं यूट्यूब पे आपको घटना चक्र पढ़ाऊं या कोई भी पढ़ाए तो आप खुद समझ जाया करेंगे। आप कम से कम 20 मिनट के अंदर उसके 3-3 टॉपिक कवर कर जाओगे। वो तो ऑब्जेक्टिव है ना, देखिए फटाफट उसको टॉपिक वाइज दिया है, जितनी जल्दी हो टिक मारे। एक प्रकार से ऐसा मोड होना चाहिए आपका, इतना फास्ट मोड होना चाहिए कि आपके जब एग्जाम डेट आए आपका सिलेबस कंप्लीट रहे। यहां पर बच्चों को बहुत समझदारी से काम लेने की जरूरत है। नोट्स मत खिसकाइए, अपने नोट्स जहां हैं वहीं पे स्टेबल कर दीजिए, उसको वहीं पे रोक दीजिए। सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स 90 डेज को अगर आप रिवीजन करते हैं या अपडेट करते हैं, उसी को लेके चलना। मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि जो टॉपिक नहीं पढ़ाया है मैंने, वो टॉपिक आप करके जाना है। इसके अलावा फालतू की यहां पर कोई भी कार्य करने की आपको जरूरत नहीं है। करंट अफेयर मैं आपके लिए लेके आऊंगा, करंट अफेयर की क्लासेस मैं आपको दूंगा। इसके अलावा रीजनिंग, जैसे ही 90 डेज कंप्लीट होगा, रीजनिंग के 2-4 टॉपिक देखेंगे यार, इसी में 90 डेज में ही कहीं ना कहीं 80 के बाद इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि स्कोप नहीं है ज्यादा क्वेश्चन पूछने का। 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन से ऊपर यूकेपीएससी भी रीजनिंग नहीं पूछेगा। 5 क्वेश्चन मान के चलिए, अधिकतम 5 क्वेश्चन वो रीजनिंग से पूछने वाला
वाला है, और उसके अलावा 2 या 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन वो कंप्यूटर से पूछेगा, 8 से 10 क्वेश्चन वो आपका किससे पूछेगा, करंट अफेयर से पूछेगा, बचे 20 नंबर वो आपके किससे पूछेगा, जीएस के पूछेगा, और 40 नंबर आपकी क्या पूछेगा, उत्तराखंड पूछेगा, और 20 नंबर की हिंदी। हिंदी भी इतनी टफ नहीं आएगी, ठीक है। ल्यूसेंट की अगर आपके पास बुक है हिंदी की, या जो मैंने पहले आपको यूके ट्रिपल एससी वाला जो फोल्डर कराया था उसमें, और आपको एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, अब आपको ल्यूसेंट के विलोम शब्द हिंदी वाला, ल्यूसेंट के पर्यायवाची शब्द, ल्यूसेंट से संबंधित आपके जो और है मुहावरे और लोकोक्तियां, ये बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। अब तत्सम तद्भव बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आएंगे, ठीक है। मान के चलिए विलोम, पर्यायवाची और आपके मुहावरे, लोकोक्तियां, ये वाला पोर्शन आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। समय काफ़ी है, समय का टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना। अगर आप इन्हें आज तक पढ़ा ही नहीं है, आपने तैयारी ही नहीं की है, तो फिर तो यार ये तो कुछ नहीं कह सकते ना आप, फिर तो आप लोगों के लिए दिक्कत ही है। बट अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहले से अगर आपने अच्छी खासी तैयारी की है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, जिसमें विंसर ईयर बुक का फिर से एक टॉपिक आपको करा दिया जाएगा, ताकि आपकी चीज़ें बनती रहें। करंट अफेयर की क्लास भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड की करंट अफेयर आ चुकी है, अगली करंट अफेयर बहुत जल्दी आने वाली है। उसके बाद जैसे ही उत्तराखंड करंट अफेयर आ जाएगी, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का पोर्शन आपको कराया जाएगा। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में अनछुए हैं, जो मैंने टच नहीं किए थे, उन टॉपिक को भी मैं जल्दी से जल्दी कवर करूंगा। बाकी जो होमवर्क वाली क्लासेस देता हूं मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। 1.5 से 2 महीना, 2 से 2.5 महीना उस प्लानिंग के तहत चलिए। उस प्लानिंग के तहत चलोगे तो आपका रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाएगा और आप इस एग्जाम को निकालने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। ये बातें थी, और बिल्कुल मिशन मोड पे चले जाइए, बिल्कुल जोशीले अंदाज में, बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर रहिए, आराम से अपना खाइए पिए, व्यायाम कीजिए, किताब खोलिए आगे, अच्छे से उस चीज़ को डाइजेस्ट कीजिए। मान के चलिए, यकीन कीजिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी, बशर्ते थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो उससे करने से बचना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।